हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 53 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आकार का एक ठोस घनाभ पिघलाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो घनाभ होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो पहली वाली जो ये है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। किसकी? घनाभ की। बेटा मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि कभी कभी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग अलग दी जाती है, लेकिन जब कभी भी इस फॉर्म में दे दी जाए तो कंप्लीटली ये आयतन होता है। कंप्लीटली ये आयतन होता है, ध्यान रखना कि जब कभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गुणा के फॉर्म में दे दी जाए तीनों, 53 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो असल में ये चीज़ घनाभ का आयतन दिया हुआ होता है। अगर मैं एक साथ इसको देखूं तो, और अलग अलग देखूं तो ये इतनी लंबाई होती है, ये इतनी चौड़ाई होती है, ये इतनी ऊंचाई होती है। लेकिन अगर एक नज़र में कंप्लीटली इसको देखूं तो ये किसका आयतन है? घनाभ का आयतन होता है। ठीक है बच्चों, तथा उसे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं। बेलनाकार पाइप का अर्थ होता है खोखला बेलन। ठीक है, खोखला बेलन। तो खोखला जो बेलन है हमारा, बेलनाकार पाइप का अर्थ होता है अंदर से खोखला होगा, बनाया जाता है, जिसका बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 व 7 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं खोखले बेलन के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। खोखला बेलन असल में जो होता है उसमें आप ही समझ सकते हैं कि बीच में खाली रहता है। ठीक है, अगल बगल धातु लगी रहती है। तो इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझना कि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट से जो ये वृत्त आपका बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है वो आंतरिक त्रिज्या होती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये जो होता है हमारा सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, और अगर इधर की तरफ देखें तो ये भी आंतरिक त्रिज्या है, इधर भी है ना। ये अंदर वाला वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये आंतरिक त्रिज्या हो गई ना, ये इतनी। और यहाँ से इधर देखें तो ये भी आंतरिक त्रिज्या है। लेकिन पूरे की बात करें तो पूरी ये आंतरिक व्यास है। क्लियर? अगर इधर से इधर चले तो ये आंतरिक त्रिज्या है, पूरे की बात करें तो ये आंतरिक व्यास है। ठीक है, क्लियर? अब बच्चों अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से बाहर तक चलूँ तो ये हो जाएगी बाह्य त्रिज्या। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं बाहर चलूँ तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। इस सेंटर पॉइंट से ये इस तरफ चलूँ तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी, और पूरे की बात करूँ तो ये बाह्य व्यास हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आप लोगों को इसके प्रदर्शन के विषय में बताता हूँ। फिर से मैं ऊपर की दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट आपको समझ में आ जाए। ये जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, इधर से ये जो हुई वो तुम्हारी, वो आपकी आंतरिक त्रिज्या हुई। इस आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। और जो आपकी बाह्य त्रिज्या होगी सेंटर पॉइंट से, मतलब ये वाली, ये बाह्य त्रिज्या, ये ठीक है, ये ध्यान से देखना आप, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक इसको कैपिटल आर से। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट था और ये सेंटर पॉइंट था, ये होती है बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। ठीक है, और प्रश्न में हमसे पाइप की लंबाई ही पूछी है। पाइप की लंबाई मीन्स पाइप की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लोगों ने बेलन की लंबाई, बेलन के पाइप की लंबाई आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माना पाइप की लंबाई h है, मैंने बेलन लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई का एक बेलन है, एक ठोस घनाभ है जिसको पिघलाया जाता है। ध्यान रखना है बच्चों, पिघलाया जाता है। तो मैंने बताया था जब पिघलाया जाता है तो पिघलाने के पहले जो आकृति थी, तो पिघलाने के पहले क्या थी? घनाभ था। और पिघलाने के बाद क्या बनाया जा रहा है? खोखला बेलन बनाया जा रहा है। खोखला बेलन मतलब पाइप बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, दोनों के वक्र पृष्ठ बराबर होते हैं।
या दोनों के आयतन बराबर होंगे, या दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होंगे? क्या बराबर होंगे? मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो इस बात को मैं लिखूंगा। तो मैंने पहले लिख रखा है घनाभ का आयतन बराबर बराबर जो पिघलाकर बनाया जा रहा है, जो भी आकृति बनाई जा रही है उसका आयतन, तो पिघलाकर बनाए गए पाइप का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो आपको दे दी गई है इस फॉर्म में, 53 गुणा 40 गुणा 15 सेंटीमीटर। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ 53, ठीक है, मैं इंग्लिश के मात्रा का इस्तेमाल कर 53 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब पिघलाकर बनाए गए पाइप का आयतन, पिघलाकर बनाए गए पाइप का आयतन, तो पाइप का आयतन, पिघलाकर बनाए गए पाइप का आयतन, तो पाइप के आयतन का सूत्र क्या होगा? पाइप चूंकि एक क्या है बच्चों? पाइप एक आपको पता है पाइप एक खोखला बेलन होता है। तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र ये लिखा हुआ है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर घन इकाई। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भाई ये याद करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो ये आप लोग देख लेने से लग ही रहा होगा कि आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो मैंने अभी आपको बताया था ये कंप्लीटली अगर देखूं तो ये घनाभ का ही आयतन है। अगर कंप्लीट, अगर अलग अलग देखो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन अगर एक साथ देखो तो ये आयतन है किसका? घनाभ का। तो घनाभ का आयतन और पिघलाकर बनाएंगे पाइप का आयतन, तो इसका सूत्र अभी देखा हम लोगों ने पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो बच्चों हमें बाह्य व्यास दिया था, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो बाह्य व्यास बाह्य व्यास मीन्स त्रिज्या आर होती है, कैपिटल आर, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर होती है, और व्यास है तो 2r हो जाएगा। तो 2r बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्रमशः दिया था ना। बाह्य, जो बाह्य है, बाह्य और आंतरिक क्रमशः, क्रमशः का मतलब उसी क्रम से होता है। तो इधर बाह्य नाम पहले ले रहा है, बाह्य व्यास का नाम, बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर होगी। दूसरे नंबर पे आंतरिक व्यास का नाम ले रहा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बाह्य व्यास 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू में है, नीचे ले आएंगे तो 2 चौके 8 कट जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर आ जाए। आंतरिक व्यास 2r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है, 2 नीचे ले आएंगे, 7/2, उसको दशमलव में नहीं बनाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं देखता हूँ पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर आपका 4 आया है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर आपका 7/2 का स्क्वायर, और एच हमको फाइंड करना है। एच हमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। एच हमको फाइंड करना है। ये बेटा आप लोगों को 53 गुणा 40 गुणा 15, मैं मात्रक हटाए दे रहा हूँ चूँकि बच्चों, इसलिए मैं मात्रक हटाए दे रहा हूँ चूँकि इधर भी आयतन है और इधर भी आयतन सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इधर भी आयतन ही है, तो दोनों के मात्रक कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको अब मात्रकों को नहीं दिखाना है। तो क्या हो जाएगा? 53 गुणा 40 गुणा 15। बच्चों मैं इसको सॉल्व जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 4 का वर्ग 16, जब ना आए तो आप वीडियो देखना। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 53 फिर से गुणा 40 गुणा 15, 22/7 गुणा 16 के बटे कुछ संख्या नहीं दिख रही है, और 49 के बटे 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे लासा ले लेंगे, लासा में 4 का गुणा 16 में हो जाएगा, तो 16 चौको 64 माइनस 49। अभी इतने के बटे था, लेकिन जब हम लासा ले लेते तो ये पूरे के बटे 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, एच, ठीक है। और आपको शायद नीचे ना दिख रहा हो तो मैं दूसरे पेज पे ये दे रहा हूँ 53 40 15, 53
40 15 है बराबर 22/7 22/7 22/7 लिखे दे रहा हूँ। 64 में 49 चला जाएगा, 15 बचेगा, 15/4 15/4 गुणा h। ठीक है बच्चों, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को। तो ये 7 और 4 हम ऊपर कर दें, 22 15 नीचे कर दें। तो 53 गुणा 40 गुणा 15, बच्चों ये 40 लिखा हुआ, ठीक है। और 22 और 15 नीचे आ जाएगा, और 7 और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। और बच्चों इधर क्या बचेगा, एच। 7 और 4 ऊपर चले गए, 22 15 नीचे आ गए, तभी एच की वैल्यू फाइंड होगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर ने 53 40 15 का गुणा नहीं किया, 22 15 7 4 का गुणा कर देते। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें जितना ही फुटकर बना रहा है, जब किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करना हो, जितना ही फुटकर बना रहा है उतना ही कैलकुलेशन में लाभ होता है। देखिए कैसे लाभ होता है, 15 से 15 कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, और कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब तो अब इसलिए हमें कुछ करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो एक ही तरीका है कि गुणा कर ले हम लोग। तो 2 यहाँ से बचा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 और 40 का गुणा करा लेंगे, 560 हो जाएगा। 560 में 53 का गुणा करा ले, रफ में करा लेते हैं। 560 में 53 का गुणा करा ले तो आ जाएगा 0 6 18 53 15 16। ये रफ का वर्क है हमारा। 0 5 6 30, 3 हासिल 55 25 3 28, मीन्स आ जाएगा हमारा 0 8 6 9 29 680 बटे 11 बराबर है। तो इसको दशमलव निकाल लेते हैं, 11 का भाग करा लेते हैं, 11 का भाग कराएंगे। ये हमारा रफ का वर्क है, आप कहीं पीछे कहीं रफ पेज पे करा लेना। 11 दूनी 22, 7 बचे 11 बचा 10 उतर लिए, 11 88 99 9, ठीक है उधर लिया। तो 11 88 बचा 2, दशमलव लगाए 0, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाए, 11 एकम 11 बचा 9 0, फिर 11 88, फिर 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो 11, तो आया 26 98 181 26 98। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, ये रफ का वर्ग था हमारा। एच की वैल्यू क्या आई बच्चों, एच बराबर आया 2698.1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। आंसर मिलाते हैं, देखते हैं आंसर आता है। तो हो सकता है मीटर में आ रहा हो तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। वैसे हमारा आया 2698.181 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ बच्चों यही आ रहा है आपका आंसर, ये आप देख सकते हैं। तो सर पेज मोड़ के दिखाना पड़ेगा। दूसरे का आंसर जो आ रहा है 26981 सेंटीमीटर। हमने 3 अंकों तक निकाले, 26981 सेंटीमीटर। तो भी दे रहा 26981 मैंने निकाल लिया था। आपको ये वर्क रफ में करना है और ये रफ में वर्क करना है, ठीक है।